हमने कल शुरू किया था कोरम ऑफ द मीटिंग। और कोरम ऑफ द मीटिंग के अंदर हमने देखा था कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहे तो वो एक हायर नंबर बता सकता है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के लिए। और पब्लिक कंपनी है तो उसमें हमें नंबर ऑफ मेंबर्स देखना होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। सो इफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट मोर देन 1000 तो 5। और अगर 1000 से ज़्यादा है बट 5000 से कम है तो फिर यहाँ पे 15 मेंबर। और 5000 से अगर ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पे 100 मतलब 30 मेंबर यहाँ पर आपके प्रेजेंट होने चाहिए। फिर हमने यहाँ पे कवर किया था कि अगर कोरम आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचता मीटिंग स्टार्ट होने से तो मीटिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगा। और एडजर्न मीटिंग नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस वहाँ पर आगे चला जाएगा। और फिर हमने यहाँ पर देखा था कि नंबर ऑफ कोरम जो है, ठीक है, वो ओरिजिनल मीटिंग जब है वहाँ पर अगर मतलब बेसिकली अगर 30 मिनट्स तक मीटिंग स्टार्ट होने के अगर कोरम नहीं आता तो एडजर्न मीटिंग में तो ओरिजिनल मीटिंग में तो नहीं आता तो क्या होगा, एक्शन, द मीटिंग विल गेट एडजर्न्ड। लेकिन एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आता तो फिर जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वही आपका वैलिड कोरम हो जाएगा। और एक मीटिंग में अगर कोरम नहीं आया और आपने कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास करवा दिया तो फिर वो हो जाएगा इनवैलिड। फिर हमने देखा था फॉर द पर्पस ऑफ कोरम हम सिर्फ मेंबर्स को काउंट करते, प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करते। मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। अब मेंबर्स तो दोनों इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होते हैं तो हम किसको काउंट करेंगे, तो हम काउंट करेंगे वहाँ पे इक्विटी को। अगर एक रेजोल्यूशन है जिसमें प्रेफरेंस भी वोट कर सकता है तो उसके लिए हम प्रेफरेंस को भी काउंट कर लेंगे, बट अदरवाइज हम इक्विटी को ही काउंट करते हैं। हमने ये वाला पार्ट चेक किया था। फिर आपको मैंने ये बताया था कि कोरम जो है वो कब प्रेजेंट होना चाहिए, एट द बिगनिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, और मतलब कब, ये वाला पॉइंट। तो ये मीटिंग के अंदर आप मुझे बताइए ये मीटिंग प्रेजेंट मतलब वैलिड माना जाएगा नहीं माना जाएगा, क्या होगा, इज दिस मीटिंग कॉल्ड। तो ये वाले पॉइंट के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों ने क्या रिसर्च किया, क्या आप लोगों का पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इसमें रौनक ऑप्शन नंबर सी ही है। आप देखिए ये हम बोलेंगे दिस मीटिंग वाज वैलिडली कॉल्ड, ठीक है, वैलिडली कॉल्ड मतलब एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द कोरम वाज प्रेजेंट, तो मतलब मीटिंग वैलिडली कॉल हुआ और मीटिंग स्टार्ट भी हुआ, वैलिड। लेकिन जब आपका यहाँ पे कोरम प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस यहाँ से हम बोलेंगे मीटिंग इनवैलिडेट होता है। मतलब जब आप बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर रहे हो, वाइल यू आर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस यू नीड टू सपोज यहाँ पर सारे रेजोल्यूशंस पास हो गए, ऑल रेजोल्यूशंस आर पास, फिर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर मीटिंग में कोरम प्रेजेंट था या नहीं था, क्योंकि रेजोल्यूशंस तो ऑटोमेटिकली पास हो गए। तो कोरम आपको सिर्फ बिगनिंग में नहीं चाहिए, कोरम शुड बी प्रेजेंट while you are transacting the business also, right? अच्छा, मैं यहाँ पे एक आप लोगों को पॉइंट लिख के भी दे देता हूँ तो यहाँ पर रादर यहीं पे आ जाएगा। इधर जो पॉइंट है कोरम, दिस कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, दिस मस्ट बी प्रेजेंट एट द commencement of the meeting, the meeting must be present at the commencement of meeting, and it should also be present, the quorum must be present while transacting the business, while transacting the business। तो ये आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको अगर मैं समझाऊं, इस क्वेश्चन को, चलो एक बार मैं चाहता हूँ आप एक बार ब्लैंक अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, और उसके बाद में मैं फिर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे हेल्प करता हूँ इसको सॉल्व करने का। आप ये क्वेश्चन देखिए, कंपनी में बोला गया है कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें लिखा हुआ है एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। आप मुझे बताइए, और इसके अंदर 700 मेंबर्स है एज ऑन द कट ऑफ डेट। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। आगे का मत पढ़ो, सिर्फ इतना सा पढ़ के, मैं आपको सिर्फ इतना सा लाइन दे रहा हूँ।
मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम कितना रहेगा? वेरी गुड, 5 मेंबर। चलिए आज तो आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हो, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5 चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है? वो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए 7 मेंबर का टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग। तो अब आप मुझे बताओ कितने मेंबर्स आपको चाहिए कोरम बनाने के लिए, 5 या 7? तो यहां पर आपको चाहिए 7, ठीक है, तो 7 मेंबर्स। फिर आप देखो, द फॉलोइंग आर द स्टेटस ऑफ पर्सन्स present in the general meeting of XYZ Limited to consider the appointment of managing director। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मीटिंग के अंदर कोरम है या नहीं, और आपको ये बताया है कि ये लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, और आपको ये बताना है कि क्या इस मीटिंग के अंदर वैलिड कोरम है या वैलिड कोरम नहीं है। ठीक, इसमें आपको बताया एक है मिस्टर, देखो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, EFGH दे आर प्रॉक्सी। तो क्या ये कोरम में काउंट होगा? क्या ये कोरम में काउंट होगा? आंसर इज नो, ये कोरम में काउंट नहीं होगा। अच्छा, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्या ये कोरम में काउंट होगा? आंसर इज नो। अच्छा, मिस्टर ए इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो क्या ये एक वैलिड कोरम है? क्या इसको हम मेंबर में काउंट करेंगे या ये प्रॉक्सी में काउंट होगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, इज ही अ मेंबर और इज ही अ प्रॉक्सी? हम क्या बोलेंगे, ये मेंबर है या ये प्रॉक्सी है? तो आप ध्यान रखना, यहां पे करेक्ट आंसर है मेंबर, ही इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉक्सी। ठीक है, ही इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉक्सी, पहला पॉइंट तो ये। फिर आप देखो यहां पर दूसरा डिस्कशन होगा मिस्टर डी के लिए। नाउ मिस्टर डी इज रिप्रेजेंटिंग टू कंपनीज, एबीसी लिमिटेड एंड स्काई लिमिटेड। ठीक है, आप मुझे बताइए मिस्टर डी मेंबर है या प्रॉक्सी? मिस्टर डी इज अ मेंबर और मिस्टर डी इज अ प्रॉक्सी? बताइए, मिस्टर डी मेंबर है या मिस्टर डी प्रॉक्सी है? रौनक इज सेइंग बोथ। नहीं भाई, यू कैन नॉट बी बोथ। आप क्या दबंग टू के गेंदा भैया हो? इधर जज भी हम है, गवाह भी हम है, प्रॉक्सी, सबके सब प्रॉक्सी बोलते हैं। तो आंसर इज नो, ये है मेंबर, ही इज ऑल्सो। मुझे एक बात बताओ, एबीसी लिमिटेड खुद मीटिंग कैसे अटेंड करेगा? कैन एबीसी लिमिटेड कम एंड अटेंड द मीटिंग? कैन रिलायंस इंडस्ट्री कम एंड अटेंड द मीटिंग? आंसर इज नो, वो किसी के थ्रू मीटिंग अटेंड करेंगे। इसी तरह से गवर्नर, प्रेसिडेंट, क्या ये खुद से मीटिंग अटेंड करेंगे? आंसर इज नो, ये अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, और वो वहां पर क्या माना जाएगा? दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। आया आपको समझ में ये पॉइंट? अच्छा, तो यहाँ पे हु ऑल आर प्रेजेंट, सो बेसिकली यहाँ पे कोरम के लिए किसको काउंट किया जाएगा? कोरम के लिए एक तो ए को काउंट किया जाएगा और एक यहाँ पे डी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बोलेंगे मिस्टर बी, मिस्टर सी नॉट कोरम। वाई दे आर नॉट कोरम? बिकॉज दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और अगर रेजोल्यूशन किसके लिए है? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, तो इसमें इनका कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। सो रेजोल्यूशन फॉर द एमडी अपॉइंटमेंट, राइट, फॉर द एमडी अपॉइंटमेंट, यहाँ पे इनके पास नो वोटिंग राइट, तो इनको वैसे भी हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, ई एफ जी एंड एच, ये भी कोरम में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर नॉट द मेंबर्स, दे आर प्रॉक्सी।
और उसको भी हम लोग, सो एंड प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड। ठीक है, करेक्ट। अब आपको एक नया पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो डी है, मतलब सपोज करो इसमें अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे हाउ मेनी मेंबर्स आर अटेंडिंग द, कोरम तो हमने बता दिया ए और डी है, बट हाउ मेनी मेंबर्स आर अटेंडिंग, हाउ मेनी members are attending the meeting, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो अब आप बोलोगे सर एक तो ए अटेंड कर रहा है और एक डी अटेंड कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत अगर आप दो बोलते हो। यहाँ पर तीन जने अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल, वेरी गुड रौनक सलोनी, यहाँ पर तीन जने अटेंड कर रहे हैं। ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नर को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है दो कंपनीज को, एबीसी एंड एसकेवाई लिमिटेड, सूर्य कुमार यादव लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, देर आर ओनली 3 members हु आर अटेंडिंग द मीटिंग, देर आर ओनली 3 members हु आर अटेंडिंग द मीटिंग। तो आप ध्यान रखना कि एग्जाम में आपको ये भी पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी होगा। सपोज करो आपका क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, दिस इज एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, और आपको वो पूछ ले कि क्या कोरम है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस कोरम इज प्रेजेंट। और अगर आप वहां पे ये लिख के आते हो ए एंड डी बोथ आर अटेंडिंग, 2 members आर देयर, तो आपका आंसर आधा गलत हो गया। आपको यहाँ पे बताना है फॉर द पर्पस ऑफ कोरम 3 members वुड बी काउंटेड। या सपोज करो ए डी मतलब इसी कैपेसिटी में, प्लस सपोज करो चार और जने होल्ड कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर डी को हम दो काउंट करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, और डी को एक ही काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा। और वहाँ ऐसे सिचुएशन में आपको वो पूछेगा क्या कोरम प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा यस कोरम इज प्रेजेंटेड बिकॉज डी विल बी काउंटेड एज ट्वाइस। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर and also to the president of India, right? And to the body corporate, they all will be counted as the member and not as the proxy. Guys, is this point clear? Proxy वाला, तो आप ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिख के भी दे देता हूँ इधर, वो ये है that representative of the representative of a body corporate, ठीक है, also representative of the governor, also the representative of the president of India, कहीं आप बोलो प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, राइट, वो भी भांडुप, एंड ऑल्सो द डोनी ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी। किसी को अगर पावर ऑफ अटर्नी भी आपने अगर दे दिया तो इन दैट केस दीज ऑल आर काउंटेड एज मेंबर, इसको हम मेंबर की तरह काउंट करते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉक्सी, हम उनको प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, देखो प्रॉक्सी से रिलेटेड बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे दैट इफ देर इज वन पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट, हु इज रिप्रेजेंटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि यहाँ पे डी कर रहा था, तो फिर यहाँ पे ही विल बी काउंटेड ट्वाइस फॉर कोरम। बताइए ये क्लियर हुआ? अच्छा, एक और सिचुएशन बताता हूं। सपोज करो ये एक शेयर सर्टिफिकेट है, इस शेयर सर्टिफिकेट को दो जने ओन करते हैं, जॉइंट होल्डर्स ए एंड बी, दे आर द जॉइंट होल्डर्स। ठीक है,
आप मुझे बताओ, इफ बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, तो हम क्या बोलेंगे? दो जने मीटिंग के अंदर काउंट होगा कोरम में या वन? तो यहां पर वन। वेरी गुड। सो इफ बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे कोरम के लिए कितना काउंट करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ कोरम वी वुड से ओनली वन मेंबर इज प्रेजेंट। ठीक है। राइट। अच्छा, अह, आपको अगर एक और सिचुएशन मैं दूं, ओके, टेक इट दिस वे। एक कंपनी है, ठीक है, उसके 4 शेयर होल्डर्स है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके 4 शेयर होल्डर्स हैं, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। ठीक है, ये 4 कंपनीज आपके पास है। ओके, और ये जो 4 कंपनीज है, ये 4 कंपनीज में एक कॉमन डायरेक्टर है, और ये कॉमन डायरेक्टर कौन है? हमारा विनीत, सीए विनीत भानुशाली। ठीक है, ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव, और ये कंपनी के एजीएम में पहुंच जाता है। आप मुझे बताओ, कोरम प्रेजेंट है या नहीं? कोरम प्रेजेंट है या नहीं? आपको आया समझ में? इस कंपनी के टोटल 4 ही शेयर होल्डर्स हैं, पी क्यू आर एस लिमिटेड, और वो विनीत को अपॉइंट कर देते हैं, और विनीत एजीएम में पहुंचता है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? इज कोरम प्रेजेंट? इज कोरम प्रेजेंट with only Vineet as one person? Yes, no, yes, 3 आंसर आए। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, यहां पर नहीं है। ध्यान रखना, इवन दो वो 2 के लिए काउंट होगा, बट एक सिंगल पर्सन एजीएम नहीं कर सकता। वन पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज द एजीएम। तो यहां पर ध्यान रखना, वन मेंबर एजीएम इज नॉट वैलिड। ओके, सो वन मेंबर एजीएम इज नॉट वैलिड। एजीएम तो क्या, मैं यहाँ पे जनरल मीटिंग ही लिख देता हूँ, क्योंकि एजीएम क्लास मीटिंग कुछ भी आप देख लो, दिस इज नॉट वैलिड। लेकिन इसके कुछ बस हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है। इस स्टेटमेंट के एक्सेप्शन है। क्या आप में से कोई मुझे एक्सेप्शन बता सकता है? हम 2 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है टोटल, 3 में से 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्ट ओपीसी, मुझे बताओ ओपीसी को एजीएम करना है? आप याद करो सेक्शन 96, अ कंपनी अदर देन ओपीसी, तो एजीएम के दायरे से ही ओपीसी को बाहर रखा है। इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन होल्डिंग द एजीएम, याद आ रहा है? इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन होल्डिंग द एजीएम एंड एनसीएलटी डायरेक्ट्स कि वन पर्सन एजीएम वैलिड होगा, तो उसको वैलिड माना जाएगा। याद आ रहा है? दैट वन मेंबर एजीएम विल बी वैलिड, तो वो वैलिड हो जाएगा। दूसरा क्या था बताओ, इसी के जैसा था, एक और पॉइंट, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, याद आ रहा है? इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल
to call the meeting, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? अगेन NCLT will direct thus that one member AGM will be valid. और तीसरा होता है, उसमें बेसिकली जनरल मीटिंग नहीं, वो आता है क्लास मीटिंग. ठीक है, इफ देयर इज अ क्लास मीटिंग ऑफ अ सिक्योरिटी, सपोज करो प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका आप क्लास मीटिंग करा रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर्स के कोई रेजोल्यूशन के ऊपर मीटिंग होना है और उस पर वोटिंग आपको करवाना है, तो क्लास मीटिंग हो रहा है. तो क्लास मीटिंग ऑफ अ सिक्योरिटी विच इज हेल्ड बाय वन पर्सन एक्सक्लूसिवली. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं मेरे पास 12% नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹10 लाख, और ये पूरा का पूरा 10 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर्स है, दिस इज हेल्ड बाय लेट्स से मुस्कान. मुस्कान के पास ही है ये सारे. तो फिर यहाँ पे इफ इन द जनरल मीटिंग और इन द मीटिंग ऑफ द क्लास मेंबर्स of 12% non-convertible redeemable preference share, if only मुस्कान is present, तो वो valid meeting होगा. अरे clear? Is this clear? Right? बताओ कितना कुछ हो गया. ये सब तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि नहीं? पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. एनीवे, अब मैं आपसे एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका भी आंसर आप सही सही करना. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, वो स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोरम शुड बी लेट्स से 50. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी इज लेट्स से 35. अब मुझे बताओ इसका कोरम क्या होगा, 50 या 35? इसका कोरम क्या होगा? और क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है? क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है? कैन देयर बी दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? धवल इज सेइंग नो, प्रथमेश यश बोलते हैं यस, रौनक इज सेइंग यस. देखो, आप ऐसे समझो धवल, सपोज करो इस कंपनी में टोटल 50 शेयर्स थे एंड दीज 50 शेयर्स वर हेल्ड बाय टोटल 50 मेंबर्स. ठीक है, ये हुआ करता था. अब क्या हो गया, 14 शेयर्स जो है दिस इज नाउ ट्रांसफर्ड टू ओनली वन मेंबर. इसने खरीद लिया, एक मेंबर ने 14 लोगों से उसके एक एक शेयर को खरीद लिया. अब आप देखो इसके बाद कंपनी का डेमोग्राफी क्या रह जाएगा. कंपनी में अभी भी रहेंगे तो 50 शेयर्स, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 35. ये आया सिनेरियो समझ में? सो बेसिकली द सिनेरियो इज व्हेन द शेयर्स आर सोल्ड बाय large number of members to one particular shareholder, which results in the total number of members fall below the quorum specified in the articles of association. Right? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, that it may happen that due to sale, ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन एटसेट्रा, इन सब सिनेरियो की वजह से हो सकता है that the shares of the company are
are largely held by few members and the total number of members in the company fall below the minimum quorum specified in the articles of association. ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, when the total members they fall short of the quorum. इस केस में if all the members come and attend the meeting, so it's a valid quorum. So if all members attend the meeting, it is a valid quorum. ये बताओ, ये आया समझ में? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सो कोरम से रिलेटेड ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। एक्स्ट्रा जो मुझे लगा आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर लेना चाहिए, रेस्ट आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ कोरम के अलावा, मतलब कोरम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से यहाँ पे शेयर कर लिया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के लिए यहाँ पर क्या आता है, देखो हर मीटिंग को एक ना एक इंसान हेड करेगा और उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। फीमेल हो तो उसको हम बोल देते हैं चेयरपर्सन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक बहुत ऑफेंसिव सा सिनेरियो होता है और कई लोग, मतलब कई फीमेल्स इस चीज को बहुत मतलब दे टेक इट इन अ वेरी ऑफेंसिव मैनर, और कि कभी कोई फीमेल अगर आपको चेयरमैन दिखे तो डोंट कॉल चेयरमैन, राइट? मतलब आप मैन ऑफ द मैच बोलोगे, वो सही बात है कि हम मैन ऑफ द मैच बोलते हैं क्योंकि क्रिकेट में हम हमेशा ज़्यादातर मेंस क्रिकेट देखते हैं। बट सपोज करो स्मृति मांधना, ठीक है, या हरप्रीत कौर, कोई भी अपना प्लेयर, वो क्रिकेट प्लेयर अगर कोई मैच में अच्छा खेले और आप बोलो अच्छा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको मिला, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी वेरी ऑफेंसिव फॉर दैट पर्टिकुलर लेडी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दो वी राइट इट चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, बट अगर वहाँ पे कोई फीमेल है तो प्लीज चेयरमैन मत बोलना और चेयर विमेन भी मत बोलना, वी कॉल इट चेयरपर्सन। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप किसी को एड्रेस करो तो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं चेयरपर्सन के लिए या चेयरमैन के लिए, तो यहाँ पर आता है अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड्स हो। सो यहाँ पर भी क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पास एक पावर है कि वो कुछ और प्रोवाइड कर सकता है, पर अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो यहाँ पर क्या बताया है, द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग shall elect one of themselves to be the chairman thereof on a show of hands। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो लोग मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है वो आपस में एक क्या करेंगे, किसी इंसान को क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे, या उसी को एक चेयरपर्सन यहाँ पर बना देंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? अब आपको मैं बताता हूँ सर आर्टिकल्स में फिर क्या अगला तिगड़मबाजी होगा। देखो आर्टिकल्स में ज्यादातर क्या प्रेस्क्राइब्ड होता है, आर्टिकल्स में वो ये बोलते हैं कि जो भी बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होगा, ठीक है, वही जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन हो जाएगा। सो बेसिकली आर्टिकल्स जनरली दे प्रेस्क्राइब दैट द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड shall be the chairman of AGM। नहीं तो लफड़ा क्या हो जाएगा, या बेसिकली जो भी जनरल मीटिंग है, मैं एजीएम लिख रहा हूं बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर ईजीएम ऑल्सो, तो चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। सी इसका बहुत बड़ा रीजन है,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, आर्टिकल सपोज साइलेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग में शो ऑफ हैंड्स करना पड़ेगा ना। इमेजिन कंपनी लाइक रिलायंस, कंपनी लाइक टाटास, वहां पर शो ऑफ हैंड्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, चेयरमैन सेलेक्ट कर रहे हो। 2-2.5 घंटा तो उसी में निकल जाएगा, क्योंकि हर कोई क्या बोलेगा, मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा। ठीक है, तो वो वाला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल्स में ज्यादातर यही प्रेस्क्राइब रहता है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरपर्सन होगा या जो भी वहां पे चेयरमैन होगा, उसी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, चेयरमैन बना देंगे। आगे क्या बताया हुआ है, इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इट शैल बी टेकन forthwith in accordance with the provisions of the act, and the chairman elected on the show of hands under subsection 1 shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as the chairman as a result of the poll, and then such other person shall be the chairman for the rest of the meeting. अब ये अगेन कहानी की तरह आप देख लो कि जनरल मीटिंग हो रहा है, वहां पे शो ऑफ हैंड्स आ रहा है। ठीक है, दो जनों का नाम आ गया, एक नाम आ गया विनीत का। ठीक है, विनीत इज ऑलरेडी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब विनीत वहां पर कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन आरती आके बोलती है नहीं विनीत, आपके नाम पे शो ऑफ हैंड ज्यादा नहीं है। मतलब अब कोई हाथ ऐसे गिनती थोड़ी ना करके देख रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके, बहुत सारे लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो विनीत आपको लग रहा है कि आपको मेजोरिटी मिल गया, ज्यादातर मतलब मेजोरिटी लोग आप ही को यहाँ पर चेयरमैन बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बार अगर आंख खोल के प्रॉपरली चेक करोगे, तो इतने लोग नहीं है जो आपको यहाँ पे चेयरमैन बनाना चाहते हैं। आपसे ज्यादा तो लोग मेरे को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। सो आरती सेज दैट नो, आई विल बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और आई विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग हियर। आया आपको समझ में, झगड़ा समझ में आया? सबसेक्शन 2 का सिनेरियो बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको, कि कोई एक पर्सन यहाँ पे चेयरमैन या चेयरपर्सन बन चुका है, और उसके बाद में झगड़ा हो रहा है कि नहीं वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इतने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आरती यहाँ पर क्या बोलेगी, चलो एक काम करो, आई डिमांड फॉर अ पोल। ठीक है, आप एक काम करो, पोलिंग कराओ, और पोलिंग करा के यहाँ पे पता कर लो कौन यहाँ पर चेयरपर्सन है। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वोट अगर आपको विनीत मिल गए तो आप बन जाना, और मुझे अगर ज्यादा वोट मिल गए तो मैं बन जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पोल डिमांड किया जाएगा। अब जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक विनीत ही यहाँ पे चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। और पोल का रिजल्ट आने के बाद अगर पता चला विनीत को मेजोरिटी वोट है, तो वो पहले तो ठेंगा दिखाएगा आरती को और बोलेगा पड़ गई शांति, और उसके बाद वो बोलेगा ओके नाउ आई शैल बी द मीटिंग चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। और अगर पोल में आरती को यहाँ पर मेजोरिटी वोट्स मिल गए, तो आरती वहां पर विनीत को बोलेगी हो गई फंड, अब जाके वहां पे बैठ, पतली गली से फुट, वट एवर द सिनेरियो इज। और यहाँ पर आरती विल कंटिन्यू एज द चेयरपर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। सिनेरियो समझ में आ गया? बट ये सब नाटकबाजी नहीं हो, इसी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर, ये वाला सिनेरियो गाइस? ओके, चलिए फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पर क्या बताया हुआ है नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मेरे को आपसे 2-3 पॉइंट्स और देखना था। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी में मतलब जो चेयरपर्सन है, सपोज करो वो 15 मिनट तक नहीं आया, कोई भी जो चेयरपर्सन था वो 15 मिनट तक यहाँ पे नहीं आया, तो क्या होगा? अगर जो चेयरपर्सन है वो 15 मिनट तक नहीं आया, जिसको अपॉइंट किया गया है बाय बोर्ड, वो नहीं आया, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर लॉ क्या बोलता है कि 15 मिनट तक आप वेट करो। ठीक है, 15 मिनट्स तक आप उनका वेट करो, और 15 मिनट्स तक वो अगर नहीं पहुंचते, ठीक है, इफ स्टिल ही डू नॉट अराइव, तो इस केस में आप क्या कर लो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये आपस में ही किसी को सिलेक्ट करेंगे, और यहां से कोई एक चेयरमैन बन जाएगा, वो यहाँ पे चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ 15 मिनट तक यहाँ पर वेट करोगे। या तो ये सिनेरियो होता है, या फिर जो चेयरपर्सन है, ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली वो नोटिफाई कर देता है हिज अनविलिंगनेस, राइट, ही नोटिफाई हिज
unwillingness to be the chairperson or the chairman of the meeting, तो भी यही सिनेरियो हो जाएगा। तो ये दो केस है जहां पर आपको फिर बीओडी में से कोई एक को यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा एज द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर यहाँ पे? और सपोज करो इसमें भी कोई नहीं आया, इफ दिस ऑल्सो फेल्स, सपोज करो ये भी वर्कआउट नहीं करता, तब तो ऑफकोर्स फिर यहाँ पर क्या होगा, जो मेंबर्स है वो ये काम करेंगे। देन मेंबर्स शो ऑफ हैंड्स, और शो ऑफ हैंड्स अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर पोल डिमांड होगा। यहाँ पे तो आपको सॉलिड कंक्लूजन मिल ही जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक चेयरपर्सन जो होता है उसका क्या ड्यूटी है, व्हाट इज द जनरल ड्यूटी ऑफ द चेयरपर्सन, तो यहाँ पर आप बताओगे चेयरपर्सन का काम है he must ensure, he or she must ensure that the meeting is properly convened, that the meeting is properly convened। ठीक है, यहाँ पर कि जो भी मीटिंग यहाँ पर हो रहा है वो प्रॉपरली तरीके से हो। इसके अलावा उसको ये भी देखना होगा that only those items are taken, only those items are taken that are mentioned in agenda। राइट, तो जो भी एजेंडा के अंदर लिखा हुआ है वही पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा ही शुड ऑल्सो इंश्योर दैट कि जो इंसान यहाँ पे बोलना चाहता है उसको एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिया जाए बोलने के लिए। इंश्योर दैट मेंबर्स, rather eligible members, they are allowed to speak, उनको बोलने का मौका दिया जाए। इसके अलावा द चेयरपर्सन विल ऑल्सो इंश्योर दैट अननेसेसरी डिस्कशंस नहीं हो, unnecessary discussions do not take place, यहाँ पर unnecessary discussions नहीं हो। आप बताइए, राइट। एक पॉइंट और देखना कि जो चेयरपर्सन है उसके पास पावर है कि वो मीटिंग को एडजर्न भी कर सकता है, राइट। सो द चेयरपर्सन हैज द पावर टू एडजर्न द मीटिंग, पर कब, कौन से सिनेरियो में, अगर उसको लग रहा है व्हेन देयर इज डिसऑर्डर इन द मीटिंग। किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में वोटिंग होना था, डिस्कशन हो रहा था, चिल्लम चिल्ली मार काट हो गया, तो यहाँ पे सर इट्स लाइक अ पार्लियामेंट डिस्कशन, हाँ आप बोल सकते हो। मैं इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में तो आप किसी भी कंपनी का जनरल मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन। मतलब कितने जनरल मीटिंग्स तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे। इफ़ यू गो टू यूट्यूब यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द जनरल मीटिंग्स। एंड अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो कंपनीज के जो वेबसाइट है वहाँ पर भी उसके ट्रांसक्रिप्ट्स आपको मिलेंगे हर एक जनरल मीटिंग का। आप चेक करना, आपके लिए ये बहुत सिंपल रहेगा। और अटेंड करो, मैं तो हमेशा आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट करूँगा दैट प्लीज़ गो एंड डू अटेंड दिस। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मैंने अभी टाटा का डाउनलोड भी करके रखा हुआ था। इफ आई कैन जस्ट शो यू, आई थिंक इंडियन होटल्स, ये देखिए यहाँ पर आपको अभी मिल जाएगा इन्वेस्टर्स ट्रांसक्रिप्ट्स। कैन यू ऑल सी द वेबसाइट, कैन यू ऑल सी द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये रहा एजीएम ईजीएम,
और यहीं पे आपको ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाएगा। हम्म, ये रहा रिकॉर्डिंग ऑफ द एजीएम। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये एजीएम स्टार्ट हो जाएगा एंड यू कैन लिसन एवरीथिंग। ये इंडियन होटल्स ने अपना पहले स्टार्ट में बताया है, मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ इसको। ये इन्होंने स्टार्ट में अपना पूरा बताया। यू कैन नॉट फॉरवर्ड इट हियर बट यू कैन डाउनलोड इट, डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड इट, और डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो। सो मेरा तो डाउनलोड किया हुआ था तो आई कुड हैव शोन यू। लेट मी जस्ट सी, मैं आपको अगर ये चेक करवा पाऊँ तो यूट्यूब पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एजीएम ऑफ इंडियन होटल्स, या आप ये देखिए यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज मिल जाएगा। सो 2021, तो ये आपके पास ये पूरा एजीएम है और यहाँ पर बताया हुआ है। खैर ये थोड़ा सा फैंसी हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लैमर, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट हाँ ये देखिए, ये जैसे टाटा मोटर्स का एजीएम है तो ये यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर बात होता है। तो अब अगर आप ये एजीएम को देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा बताते हैं। देखो ये पहले पूरा बताया, फिर ये देखो ये चेयरमैन जो है वो मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ही स्टार्ट्स विद द मीटिंग, और फिर यहाँ पर आप देखो ये पूरा कंपनी के बारे में बताएंगे। आप देखो सिंपली ये बता रहे हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर अब बोला जाता है कि अगर जिनको जिनको प्रेजेंट करना है उनका नाम कॉल आउट किया जाएगा और वो फिर यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जैसे है, ये अभी बोलेंगे, ही इज़ गोइंग टू स्पीक अबाउट, तो ये मेंबर्स है। फिर ये जो मेंबर्स है ये भी अपना बोलेंगे, आया ना, मेंबर्स आर अलाउड टू स्पीक। तो ये देखो ये फिर एक और मेंबर है, ये भी यहाँ पर अपने जो भी इनका पॉइंट्स है वो उन सब के बारे में पूरा पॉइंट बताएंगे। देखो ये अलग अलग मेंबर्स है, दे आर गोइंग टू स्पीक। तो चेयरमैन इनका नाम एक एक करके कॉल करता है। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू स्पीक। अभी देखो जैसे ये लेडी है, शी इज़ गोइंग टू स्पीक, ये लेडी है, सर है आई थिंक, सॉरी। तो ये आके इस तरह से करके पूरा बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो ये सब अपना अपना पॉइंट्स, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चल गया। फिर ये देखिए चेयरमैन यहाँ पे सबके क्वेरीज को रिप्लाई करते हैं, एक एक करके सारे क्वेरीज को ये रिप्लाई करेंगे। एंड देन एट लास्ट यहाँ पर आपका वो पोल होता है और आपका मीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। राइट, जो रेजोल्यूशंस वगैरह पास होते हैं। सो जस्ट वॉच, ये तो नहीं, इंडियन होटल्स का आप चेक करना। इंडियन होटल्स का मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्ट एजीएम है और उसको आप सुन सकते हैं। तो 4 घंटे का मीटिंग होता है, तो नथिंग फैंटेसी कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट ऐसा मिल गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक आपको क्लियर आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, पार्लियामेंट की तरह डिस्कशन तो नहीं, बट हाँ डिस्कशंस उसी तरीके से होता है। एक इंसान हेड रहता है, जैसे पार्लियामेंट में भी स्पीकर होते हैं लोकसभा राज्यसभा में आपके, और जैसे ओम बिरला जी का जो रोल रहता है और जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी का रोल रहता है, वो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका रोल रहेगा। और वो यहाँ पर बताएंगे कि कौन बात, और अगर डिसऑर्डर हो गया तो वो बोलेंगे द मीटिंग इज एडजॉर्न्ड। ओके, डज दिस मेक सेंस? क्या अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें? डज दिस मेक सेंस? ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है किसके लिए? प्रॉक्सीज के लिए। अब आप अगर आप देखो तो सेक्शन 105 डील करता है प्रॉक्सीज को। प्रॉक्सीज क्या होते हैं? अगर आप एक प्लेन वनीला मीनिंग देखो प्रॉक्सी का, तो प्रॉक्सी इज बेसिकली द एजेंट ऑफ द मेंबर। अगर आप यहाँ पे देखो, प्रॉक्सी इज द एजेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। और वो बेसिकली क्या कर रहा होता है? मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन द मीटिंग। अब सिंस ही इज द एजेंट, तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या उसके राइट्स अनलिमिटेड होंगे या उसके राइट्स लिमिटेड होंगे? बिकॉज ही इज द एजेंट, हिज राइट्स आर लिमिटेड। इसके राइट्स यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। राइट्स लिमिटेड होने का क्या मतलब है? देखो दो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि हमने अभी तक प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने किया नहीं।
द मोमेंट वी फिनिश कंपनीज एक्ट कंप्लीटली, उसके बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि जो एजेंट होता है ही इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल के राइट्स होते हैं वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। जितना जितना दायरा प्रिंसिपल ने बताया वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, वो उसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो वो आपके लिए वैलिड नहीं होगा। तो इसके राइट्स यहाँ पर लिमिटेड होते हैं, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर इसका लिमिटेशन रहता है, ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक। अ प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक। वो बस खाली क्या कर सकता है, जब वोटिंग होगा तो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक। और जैसे आप अगर इस केस में इसको देखो, ये तीन लोगों का हाथ दिखा रहा है, मतलब ये कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज प्रॉक्सी फॉर थ्री डिफरेंट मेंबर्स। ओके, सो अ पर्सन कैन बिकम प्रॉक्सी फॉर मोर देन वन मेंबर, बट हाँ वहां पर भी आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए एक लिमिट रहेगा, और उस लिमिट को आप यहाँ पर एक्सीड नहीं कर सकते। प्रॉक्सी अपॉइंट करवाने का राइट हर मेंबर के पास होता है, सो एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ठीक है, सो एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मेंबर है, उसने ई वोटिंग कर दिया। अब आप ई वोटिंग समझते हो, ऑनलाइन वोटिंग आपका होता है, तो उसने इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशंस थे, जो अभी हम 4 तारीख को वोट करेंगे, आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। सी, आई एम मेंबर ऑफ आईटीसी। ठीक है, मेरे पास आईटीसी के शेयर्स और मैं आईटीसी का यहाँ पे मेंबर हूँ। और लेट्स से 5 अगस्त को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आई हैव डन द ई वोटिंग फॉर एजीएम। मैंने जितने भी रेजोल्यूशंस थे हर एक के ऊपर ई वोट डाल दिया। आईटीसी का एनुअल जनरल मीटिंग कब है, द एनुअल जनरल मीटिंग इज ऑन 11 अगस्त, 11 अगस्त को एजीएम है। क्या सलोनी ये एजीएम अटेंड कर सकती है? ये तो चलो इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग हो रहा है, ई एजीएम हो रहा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फिजिकल मीटिंग हो, क्या सलोनी कोलकाता जाके ये मीटिंग अटेंड कर सकती है? कैन शी अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, जबकि मैंने सारे रेजोल्यूशंस पे वोट कर दिया है? I have voted on all the resolutions. Does still Saloni have the right? Answer is yes. सलोनी के पास तब भी राइट रहेगा कि वो जाके एजीएम अटेंड कर ले, अगर मैंने उसको यहाँ पर अपॉइंट किया है तो। हाँ, ऑफ कोर्स शी कैन नॉट वोट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर ई वोटिंग सब कर दिया, क्या मैं खुद जाके मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ? चलो मैं यहाँ पे वो पूछता हूँ, कैन आई अटेंड द एजीएम? क्या मैं एजीएम अटेंड कर सकता हूँ? आंसर इज अगेन यस, आप एजीएम यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, इज दिस क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, और आप देखो यहाँ पर बता रहा है वो, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी shall be entitled to appoint another person as proxy to attend and vote at the meeting on his behalf। तो इस केस में सलोनी के पास राइट होगा टू अटेंड द मीटिंग, बट शी विल नॉट हैव द राइट टू वोट। मेरे पास भी क्या हो जाएगा, आई विल हैव द राइट टू अटेंड द मीटिंग बट आई विल नॉट हैव द राइट टू वोट फॉर द मीटिंग। ठीक है, तो दो चीज़ है यहाँ पे, प्रोवाइडेड proxy shall not have the right to speak at such general meeting and shall not be entitled to vote except on poll। इसका क्या मतलब हो गया,
कि प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स के लिए भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्रॉक्सी के पास एक ही तरीका है वोट करने का, अगर क्या हो, पोल होता है। देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट unless the articles of the company otherwise provide, this subsection shall not apply in case of a company which is not a share capital। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सबसेक्शन 1 का बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, वहां पर ये सबसेक्शन आपका एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। और आगे क्या बताया हुआ है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज वोज मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी प्रॉक्सी। तो अ कंपनी विच डू नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, अगर उनके आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है तो अलग बात है, अदरवाइज दे के नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज द प्रॉक्सी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी कंपनी के लिए बेसिकली प्रिस्क्राइब कर सकता है कि इन क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अब देखो, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी shall not act of such member or the number of members not exceeding 50 and such number of shares as may be prescribed। तो यहां पर आपको लगा दिया मैक्सिमम लिमिट ऑन अ प्रॉक्सी, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑन अ प्रॉक्सी। अब इसका क्या मतलब है कि लेट्स से सलोनी अगर प्रॉक्सी बनना चाहती है, सो सलोनी कैन बिकम प्रॉक्सी फॉर हाउ मेनी मेंबर्स? तो यहां पर कोई एक मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। इसका मैक्सिमम लिमिट आपको कहां मिलेगा? एक तो इस प्रोवाइजो में, और दूसरा रूल नंबर 19 के अंदर, कि सलोनी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स का खुद ही प्रॉक्सी बन जाए, या 80 85 90% मेंबर्स का खुद ही यहाँ पर प्रॉक्सी बन जाए। तो इसमें क्या बताया हुआ है, देखो, फर्स्ट पॉइंट को आप छोड़ दो, लास्ट पॉइंट को आप छोड़ दो। लास्ट पॉइंट तो सिंपल बता रहे, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी शैल बी इन फॉर्म MGT 11। सो MGT 11 इज द प्रॉक्सी फॉर्म, दिस इज द प्रॉक्सी फॉर्म, कि अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो ये फॉर्म आपको फाइल करना होगा। इसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। सेक्शन 8 के ऊपर भी एक बार आप साइड में रखो, आप ये पॉइंट पे फोकस करो, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। इसमें क्या बताए, अ कंपनी कैन act as a proxy on behalf of the members not exceeding 50 and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखो, तो प्रॉक्सी के लिए क्या लिमिट लगा के रखा हुआ है? पहला लिमिट प्रॉक्सी के लिए ये लगाया हुआ है दैट आप मैक्सिमम कितने मेंबर्स के प्रॉक्सी बन सकते हो? मैक्सिमम 50 मेंबर्स। दूसरा लिमिट आपके लिए क्या लगाया हुआ है? होल्डिंग नॉट मोर देन 10% ऑफ द शेयर कैपिटल। और ये जो 50 मेंबर्स है, ये 50 मेंबर दे शुड नॉट होल्ड मोर देन 10%, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। और आगे ये भी पॉइंट आ गया, कैरिंग वोटिंग राइट्स, टोटल 10% ऑफ द शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। अब पहले इतना सा, और एक पॉइंट इसमें और आ जाता है, वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके कवर करते हैं। और आगे एक प्रोवाइजो दिया है, और प्रोवाइजो में क्या बोला है, दैट सपोज करो कोई एक मेंबर है हु इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder। तो यहां पर क्या बताया हुआ है, प्रॉक्सी फॉर पर्सन
होल्डिंग मोर देन 10%, तो वो फिर क्या रहेगा, वो उस बेचारे का एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी होगा। ठीक, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो यहां पर हम एक एग्जाम्पल की तरह इसको कवर करते हैं। ठीक है, लेट्स कवर दिस बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज करो जो प्रॉक्सी है वो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, द प्रॉक्सी इज रिप्रेजेंटिंग 30 मेंबर्स, और इन 30 मेंबर्स का कलेक्टिव वोटिंग राइट्स जो है, जो शेयर कैपिटल है इनके पास जिसमें वोटिंग राइट्स है, वो निकल के आता है 14%। अलाउड और डिसअलाउड, अलाउड या डिसअलाउड, डिसअलाउड, वेरी गुड। तो यहां पर डिसअलाउड, वेरी वेरी गुड। ओके, दूसरा वाला केस, आप यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 मेंबर, ओके, और उस 1 मेंबर का वोटिंग राइट है लेट्स से 40%। अलाउड डिसअलाउड, अलाउड और डिसअलाउड, अलाउड। ठीक है, हियर इट इज अलाउड, हियर इट वाज डिसअलाउड। ठीक है, अब ये वाला ध्यान से देखना, यहां पर मैं बोलता हूं ही इज ऑलरेडी प्रॉक्सी फॉर 50 मेंबर्स, और इन 50 मेंबर्स का वोटिंग राइट है 3%। नाउ wants to become proxy for another member holding 1% shares, allowed disallowed, यहां पर भी disallowed। इनफैक्ट आप यहां पे क्या बोलोगे, सर इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, है कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, दिस इज इररेलेवेंट। अगर 50 लोग हो गए तो सर हमें वोटिंग राइट्स देखने का जरूरत नहीं है। अगर एक प्रॉक्सी कलेक्टिवली काफी सारे लोगों को मिला के 10% तक का रिप्रेजेंट करने लग गया तो फिर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और सर अगर वो एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर हमें फिर उसका वोटिंग राइट नहीं देखना, मतलब अगर वो 10 को एक्सीड कर रहा है तो फिर कितना एक्सीड कर रहा है वो हमें नहीं देखना, वो भले ही शायद 70-80% हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये 40 की बजाय सपोज करो इसको 70% कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं वोटिंग राइट्स यहाँ पे 70% कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम है, आंसर इज नो, तब भी वो वहां पर प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट हो सकता है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। बट सपोज मैं बोलूं वो 100 मेंबर्स का प्रॉक्सी बनना चाहता है और वो 100 मेंबर्स मिलके 1% होल्ड करते हैं, सो अगेन इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट इज ओनली 50। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो आपको तीनों एंगल से यहाँ पे देखना होगा, अगर वो एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये, और अगर नंबर ऑफ मेंबर्स तो मैक्सिमम 50, और वोटिंग राइट्स अगर आप देखोगे शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%। तो अगर तीनों क्राइटेरिया में आप फिट होते हो तो फिर परफेक्ट है, अदरवाइज आप प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। आप बताओ, इज दिस क्लियर? सॉर्टेड ये वाला पॉइंट। आगे देखिए प्रॉक्सी में काफी कुछ है यहाँ पर,
आगे आपको बता रहा है इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी which has a share capital or the articles of which for voting by proxy at the meeting there shall appear in the reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy, or where that is allowed one or more proxy to attend and vote instead of himself, and that the proxy need not be the member. ये एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, the proxy need not be the member. और आपके जो नोटिस होगा उस नोटिस में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि मेंबर्स के पास राइट है टू अपॉइंट द प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी आके मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करेगा. दिस हैज टू बी गिवन. और अगर इसमें आप कोई डिफॉल्ट करते हो तो यहाँ पे एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी विल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज. 5,000 रुपए का पेनल्टी यहाँ पर लग जाएगा. फिर देखिए, एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी which specify or requires a longer period than 48 hours before a meeting of a company for depositing with the company or any other person any instrument appointing a proxy or any other document necessary to show the validity or otherwise relating to the appointment of a proxy in order that the appointment may be effective at such meeting shall have a effect as if a period of 48 hours has been specified or is required by the provisions of such deposit. सर ये क्या था? ये तो पूरा ऑल टुगेदर ही भारी भरकम पॉइंट हो गया. तो देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा चीज ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, तो हमने देखा था कि ये जो फॉर्म MGT 11 है जिसमें हम प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं, तो ये फॉर्म MGT 11 दिस शुड रीच द कंपनी. मेंबर इसको फिल करेगा और प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा और ये फॉर्म वो भेजेगा कंपनी को. दिस शुड रीच द कंपनी एंड दिस शुड रीच द कंपनी एट लीस्ट 48 hours बिफोर द AGM. तो अगर आपका AGM शुरू होने वाला है लेट्स से 10th ऑफ जुलाई को सुबह 9 बजे अगर आपका AGM शुरू होना है, तो यहाँ से 24 घंटे आप जाओगे और फिर यहाँ से आप और 24 घंटे जाओगे. तो ये बेसिकली 9th जुलाई होगा. ये हो जाएगा आपके लिए 8th ऑफ जुलाई, और 8th ऑफ जुलाई 9 बजे तक ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है दिस शुड रीच द कंपनी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? अच्छा, अब ये सबसेक्शन 4 जो यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहता है, सबसेक्शन 4 यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो भाई, कल को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो लिख दे ऐसा कि ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है दिस शुड रीच अस 100 hours बिफोर द मीटिंग. तो भी आपके लिए इफेक्टिव क्या होगा? तो भी आपके लिए इफेक्टिव क्या होगा? इट विल बी 48 hours ओनली. एक बार इस पॉइंट को आप रीड करो. अब आप इस पैराग्राफ को रीड करो जो सबसेक्शन 4 है. आई थिंक दिस विल मेक सेंस. यहां पर क्या बता रहे? एनी प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो आपका आर्टिकल्स यहाँ पे बता रहे विच स्पेसिफाइज और रिक्वायर्स अ लॉन्गर पीरियड देन 48 hours. तो लॉन्गर पीरियड देन 48 hours, तो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलता है एटलीस्ट 100 hours बिफोर MGT 11 हमारे तक पहुंच जाना चाहिए, तो ही हम उसको प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट करेंगे, नहीं तो नहीं. हाँ, लेकिन आप ध्यान रखो, आर्टिकल्स में बोला तो है कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, पर आर्टिकल्स में 48 से ज्यादा लंबा टाइम आप नहीं दे सकते. ठीक है, अगर आर्टिकल्स में 48 आवर से ज्यादा का दिया हुआ है तो वो क्या माना जाएगा? शैल हैव द इफेक्ट. ठीक है, शैल हैव द इफेक्ट एज इफ अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स हैड बीन स्पेसिफाइड. तो आर्टिकल्स अगर 100 आवर्स भी स्पेसिफाई करे तो भी लॉ क्या बोलेगा?
आर्टिकल्स को मारो गोली, यहाँ पर 48 आवर्स ही चलेगा, which means your articles cannot reduce this 48 hours का टाइम। रिड्यूस मतलब इट कैन नॉट इंक्रीज दिस 48 आवर्स का टाइम। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अरे बच्चा, ये क्लियर हुआ? लेकिन यही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप मुझे बताओ, अगर स्पेसिफाई करता है लेट्स से 12 आवर्स, तो फिर क्या वैलिड होगा? 12 घंटा या 48 आवर्स? 12 घंटा या 48 आवर्स? तो फिर 12 आवर्स होगा। तो मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे लिबरल हो सकता है। आप ये देख रहे हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे लीनियंट हो सकता है, और वो बोल सकता है कि चलो 12 घंटे पहले, मीटिंग शुरू होने के 12 घंटे पहले भी अगर एमजीटी 18 पहुंच गया, हम तो भी यहाँ पर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने इस टाइम को इंक्रीज किया अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, और फिर किसी प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट को आप इनवैलिडेट करते हो, तो फिर वो करेक्ट बात नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आर्टिकल्स अगर 100 आवर्स बोलता है, सिंस दिस इज मोर देन 48 आवर्स, तो हम यहाँ पे 48 को ही वैलिड मानेंगे। दिस इज द वैलिड even if the article specify 100 hours. Okay guys, is this clear? Guys, is this point clear? अच्छा, एक और पॉइंट मुझे आप यहाँ पे आंसर करो कि जो इधर यहाँ पे 48 आवर्स बोला गया है, 48 आवर्स इज व्हाट? 48 वर्किंग आवर्स। जैसे हम हमेशा देखते हैं ना, 2 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज, तो ये 48 वर्किंग आवर्स है या जस्ट 48 आवर्स है? मतलब इसमें हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, संडे, सैटरडे सब काउंट हो जाएगा। नेम इन, क्योंकि यहाँ पे लॉ में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, वर्किंग, 2 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज और 48, जस्ट 48 आवर्स लिखा है, तो दिस विल ऑल्सो इंक्लूड हॉलीडे। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड, ये होल्डी हो गया हॉलीडे का। ये आपके क्लास में लेजेंडरी का लेडेंजरी बहुत हो रहा है। हॉलीडे एंड इवन संडे, मतलब जो नॉन वर्किंग है आपका, वो भी यहां पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 48 आवर्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी काउंट कर सकते हो। देर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इन दिस। बताइए जी, इज दिस क्लियर? ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी, invitation to appoint as proxy a person or one of the number of person specified in the invitation are, अच्छा एक सॉरी एक पॉइंट और बता दूं, ये आई थिंक आगे आ जाएगा, हाँ ये आगे आ जाएगा। चलिए, इफ फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी, invitations to appoint as a proxy a person or one of the number of person specified in the invitations are issued at the company's expense to any member entitled to have a notice at the meeting sent to him and vote thereat by proxy, then यहाँ पर तकलीफ यहाँ से शुरू होगा। Every officer of the company who issues the invitation as aforesaid or authorizes or permits their issue shall be liable to a penalty of 50,000 rupees। इसका क्या मतलब हो गया? से कंपनी में रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, कंपनी में रेजोल्यूशन पास करना है। अब कंपनी बहुत डेस्परेटली एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता है, उसके लिए कंपनी को चाहिए, लेट्स प्रिज्यूम स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी को एसआर पास करना है, और बहुत डेस्परेटली कंपनी को मीटिंग में चाहिए कि ओवरवेलमिंगली वोटिंग हो, कुछ भी ऐसा रहे, ठीक है। यहां पर कंपनी क्या करता है? कंपनी मेंबर को भेजता है नोटिस, कंपनी नीड्स टू पास अ एसआर। Okay, so what does company do? The company sends notice to the member। आप ये देखो, the company it sends notice to the member, और उसके बाद में कंपनी ये भी बोलता है कि प्लीज
अपॉइंट दिस पर्सन एज प्रॉक्सी। आप इसको प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट कर लो, ठीक है। और ये बेसिकली इनवाइट कर रहे हैं कि इनको प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट कर लो, जो भी खर्चा पानी होगा हम लोग पे कर देंगे, एंड दिस इज डन एट द कंपनीज एक्सपेंसेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने कंपनी के जो कंपनीज एक्ट है उसके प्रिंसिपल को, मूल सिद्धांत को आपने यहाँ पर क्या किया है, वायलेट किया है। देयरफॉर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज बेसिकली इन डिफॉल्ट, एंड हु विल यू हाउ विल यू डिसाइड दैट हु इज इन डिफॉल्ट, जिसने भी ये ऑथराइज किया या जिसने भी परमिट किया इस इन्विटेशन को इशू करने का, उसके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लग जाएगा, कितने का, 50,000 रुपए का, राइट। जस्ट प्लीज रीड इट अगेन। इफ फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी, invitation to appoint as proxy a person or one of a number of person specified in the invitations are issued at the expense, right, company's expense, to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy, every officer of the company, okay, who issues the notice, who issues the invitation as aforesaid, or authorizes the permit, their issue shall be liable to a penalty of 50,000 rupees। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे इनको अपॉइंट नहीं करना। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, सपोज कंपनी का जो मेंबर है वो कंपनी के ऑफिसर को कॉल करता है, लेट्स से कंपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसको बोलता है, देखो मैं खुद तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, आप मुझे बताओ क्या वहां पे कोई आपके जान पहचान में प्रॉक्सी है क्या, ठीक है, जो मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करना चाहे, तो हु इज विलिंग टू अटेंड द मीटिंग, आप प्लीज मुझे उससे कनेक्ट कर दो। और जो कंपनी सेक्रेटरी है या कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो उनको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि देखो ये हमारे पास लोग हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि ये मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, बट इनके पास कंपनी के शेयर्स नहीं है या ये कंपनी के मेंबर्स नहीं है, तो ये वोट नहीं कर सकते, ये अटेंड नहीं कर सकते, बट दे आर विलिंग टू अटेंड द मीटिंग। तो इस केस में आप मुझे बताओ क्या कोई वायलेशन है? क्या इस केस में कोई वायलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में जो कंपनी सेक्रेटरी है या जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, वो पार्टनर मूवी के क्लाइमेक्स सीन की तरह, वो जो चर्च में सीन था, सलमान खान की तरह एंट्री करेगा और बोलेगा, क्या दो प्यार करने वालों को मिलाने कोई कोई गुनाह है? मैंने तो खाली क्या करता हूँ, एक लड़का जो किसी गर्ल से प्यार करता है पर उसके औकात के बाहर है, मैं बस खाली उनको मिलाता हूँ, इसके इसमें क्या गलत है, क्या बुराई है? तो यहाँ पर वो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो भी यही बोलेगा, मतलब डिफॉल्ट तो नहीं है वो, ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी भी बिल्कुल इसी तरह से बोलेगा, एक मेंबर है हमारे पास जो मीटिंग अटेंड कर नहीं सकता, लेकिन बेचारे के पास राइट है टू अटेंड द मीटिंग, बट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, एंड देर इज वन पर्सन हु इज विलिंग टू अटेंड द मीटिंग बट ही इज नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर। तो मैं इन दोनों को अगर मिला रहा हूं तो क्या मैं डिफॉल्ट में हूं? आंसर इज नो। और ये चीज कहां पर लिखा है लॉ में? ये लिखा हुआ है इस प्रोवाइजो के अंदर। और आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर shall not be liable under this subsection by reason only of the issue to a member at his request in writing of a form of appointment naming the proxy or a list of person willing to act as proxies, if the form or the list is available on the request in writing to every member entitled to vote at the meeting by proxy। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? और यहाँ पर आप ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप मेंबर को प्रोवोक नहीं कर रहे या आप मेंबर को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप किसी को मीटिंग के अंदर अपॉइंट करो ही करो, ठीक है, प्रॉक्सी की तरह, और आप वोटिंग करवाओ और जो भी खर्चा होगा वो हम लोग पे करेंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं। यहाँ पर तो आप खाली क्या कर रहे हो, आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो और आप उस लिस्ट के हिसाब से मेंबर को बता रहे हो कि ये लोग हैं जो प्रॉक्सी बनना चाहते हैं। और इस मेंबर ने खुद कंपनी को अप्रोच किया है कि क्या आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर ले, तो मैं उसको यहाँ पे प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग गिवन हियर। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस?
ठीक है, चलिए, हो सकता है इसके ऊपर आपको एक एग्जाम में केस स्टडी मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर जो बताया हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी, दिस शैल बी, सबसे पहला क्या है, दिस शैल बी इन राइटिंग। तो आप खाली फोन करके वहां पे उसको बोल दो कि हाँ आप अपॉइंट कर लो इसको मेरी जगह प्रॉक्सी, वीडियो बना के उसको दे दो, ऑडियो नोट भेज दो, कुछ भी कर लो, वैलिड नहीं होगा। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी इन राइटिंग। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, इट हैज टू बी साइंड बाय द अपॉइंटर। ठीक है, तो जो भी इंसान है वो उसको यहाँ पर अपॉइंट करेगा। और ध्यान रखना क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस शुड ऑल्सो बी स्टैम्प्ड। ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस शुड ऑल्सो बी स्टैम्प्ड, इसके ऊपर आपको स्टैम्प भी देना पड़ेगा। आई थिंक 30 पैसे का स्टैम्प लगता है, या जो भी 50 पैसे का स्टैम्प लगता है, तो ये आपका रहेगा। अगर आपके प्रॉक्सी फॉर्म में स्टैंप नहीं लगा हुआ तो फिर वो आपके लिए वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, और अगर इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट है तो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट इनवैलिड एंड ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। बताइए जी, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? आगे देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी if in the form as may be prescribed shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirements specified for such instruments by the articles of the company। मतलब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान को आप प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट कर रहे हो तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए उसका पासपोर्ट और आधार कार्ड ही लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? इस तरह से एक स्पेशल रिक्वायरमेंट कर दिया। अब एक ऐसा इंसान है जो बोलता है आधार कार्ड मेरा बना नहीं है, पासपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जाने की मेरी औकात नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया पासपोर्ट, मैंने नहीं बनाया, आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू गो आउटसाइड इंडिया, तो मैंने पासपोर्ट यहाँ पे नहीं बनवाया है, और दूसरा मैंने आधार कार्ड भी यहाँ पर नहीं बनवाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बिहाफ पे उसको मेंबर प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट होने से सेट असाइड कर सकते हो? कैन यू से दैट नहीं यार, ये तो आपने आधार कार्ड नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव पासपोर्ट, so we don't accept other documents as a proof of identity and proof of address, so you cannot be appointed as proxy? Answer is no, that would be set aside। clear? आई थिंक मैंने एक पॉइंट और यहाँ पे मिस कर दिया है, मुझे अचानक से ऐसा सेक्शन 8 वाला पॉइंट क्यों आ रहा है? हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी तक टच ही नहीं करवाया। इसमें देखो, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी registered under section 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also member of a company। तो एक सेक्शन 8 कंपनी अगर यहाँ पे किसी को मेंबर ऑफ मतलब सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर आपको किसी को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट करना है तो वो इंसान भी क्या होना पड़ेगा, मेंबर ही होना पड़ेगा। ध्यान रखना ये एक आपका एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज द प्रॉक्सी नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। ओके, यहाँ पर हमने देखा था द प्रॉक्सी नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 में क्या बोला है, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 शेल नॉट बी एंटाइटल्ड, ठीक है, to appoint any other person as his proxy unless such other person is also the member of the company। Coming back to this particular point, यहाँ पे अगर आप देखो एवरी मेंबर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर आप देखिए, एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट at a general meeting at a meeting of a company or any resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the company, provided not less than 3 days notice in writing of the intention so to inspect is given to the company। अब इसका क्या मतलब हो गया, कोई भी ऐसा मेंबर, ठीक है, जिसने प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं किया है, कोई भी ऐसा मेंबर जिसने प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं किया है पर वो ये जानना चाहता है कि इस कंपनी के अंदर कितने लोग हैं जिनको प्रॉक्सी की तरह मतलब इस जनरल मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं जो एज प्रॉक्सी आएंगे और जनरल मीटिंग में अटेंड करेंगे, वो उस रजिस्टर को चेक करना चाहता है, वो लिस्ट वो पूरा चेक करना चाहता है। तो क्या वो इंसान ऐसा कर सकता है? तो आंसर इज यस। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को 3 दिन का
एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि वो इस लिस्ट को इंस्पेक्ट करना चाहता है। और वो कब कब ये इसको इंस्पेक्ट कर सकता है? 24 घंटे पहले, 24 आवर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, वो ये रजिस्टर को यहाँ पर पूरा चेक कर सकता है। ठीक है, सो बेसिक पॉइंट। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। अच्छा, इसके अलावा मेरे को आपके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है वो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो दिस इज द एग्जाम्पल, कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग जो है, दिस एनुअल जनरल मीटिंग इज ऑन 25th। कोई भी मंथ आप ले लो जो आपका बर्थडे हो, वही आप मंथ ले लो। यहाँ पे कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है 25 तारीख को। ठीक, अब यहाँ पे एक इंसान जो है, वो जो मेंबर है, वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है और 4 प्रॉक्सी को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अ मेंबर हैज अपॉइंटेड 4 प्रॉक्सीज। ए को अपॉइंट किया, फिर बी को अपॉइंट किया, फिर सी को अपॉइंट किया और फिर डी को अपॉइंट किया। ये अपॉइंटमेंट हुआ था 5th को, ये अपॉइंटमेंट हुआ था 12th को, ये अपॉइंटमेंट हुआ था लेट्स से 15th को, और ये अपॉइंटमेंट हुआ था 20th को। अब मुझे बताओ हु इज अ वैलिड प्रॉक्सी इन दिस केस? Who is a valid proxy in this particular case? A, B, C, D. किसको आप यहाँ पे प्रॉक्सी मानोगे? Who is a valid proxy? All. आप मुझे बताओ, क्या सारे के सारे लोग प्रॉक्सी अपॉइंट किए जा सकते हैं? All is not the option. रौनक, A? नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, जिसका भी लास्ट डेट होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका वैलिड प्रॉक्सी होगा। अब इसी में मैं आपको एक और पॉइंट दे देता हूँ। व्हाट इफ द प्रॉक्सी फॉर्म इज नॉट डेटेड? The proxy form is not dated and company receives the proxy form in this order. उसको पहले D का मिलता है, फिर C का, फिर A का, और फिर लास्ट में B का। तो अब आप मुझे बताओ who will be the proxy? लास्ट में B का मिलता है, तो who will be the proxy? So यहाँ पे ध्यान रखना, D भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा, और मजे की बात B भी यहाँ पर प्रॉक्सी नहीं रहेगा, बिकॉज इफ द प्रॉक्सी फॉर्म इज नॉट डेटेड दिस इज इनवैलिड। अरे बताइए, ये समझ में आया? ये आपको समझ में आया गाइस? क्लियर हुआ ये? राइट? अच्छा, अगर मुझे किसी प्रॉक्सी को रिवोक करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं? ये एक पॉइंट मुझे लगता है और आप लोगों के साथ मेरे को कवर कर लेना चाहिए। रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। या रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी, ये एक पॉइंट मुझे और देख लेना चाहिए। जैसे इस वाले केस में आप देखो, मेंबर का नाम है लेट्स से मिस्टर ऋतिक। ठीक है, ऋतिक ने यहाँ पे ए बी सी डी 4 लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, तो लास्ट में यहाँ पे जिसका नाम है वो यहाँ पर वैलिड प्रॉक्सी की तरह अपॉइंटेड होगा। ठीक है, अच्छा सपोज करो कंपनी को
जो लेटर रिसीव होता है वो इस ऑर्डर में होता है. सपोज इट इज डेटेड एंड रिसीव्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. सॉरी, इफ इट इज रिसीव्ड इन दिस ऑर्डर, तो इफ इट इज रिसीव्ड इन दिस ऑर्डर तो क्या होगा? तो कौन यहां पर रहेगा? तीसरा क्वेश्चन, तब भी डी रहेगा. लास्ट डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन दैट केस डी रहेगा. अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ऋतिक ने ये 4 लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, तो हमने बोला कि यहाँ पर डी वैलिड प्रॉक्सी की तरह ट्रीट किया जाएगा. अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये रिवोक करना चाहता है. रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी. सो प्रॉक्सी का रिवोकेशन कैसे हो सकता है? देखो, आपको यहाँ पे देखना है कि प्रॉक्सी और मेंबर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसा है. इट्स दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट. देयरफॉर द प्रॉक्सी कैन बी रिवोक्ड बाय द शेयर होल्डर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, एजेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सेम वे द प्रॉक्सी कैन बी रिमूव्ड बाय द मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब ये दो तरह से आपका चला जाता है. एक होता है जिसको हम बोलते हैं implied revocation. एक होता है जिसको हम बोलते हैं implied revocation. और implied revocation में क्या हो जाता है, यहाँ पे मेंबर को when the proxy is revoked by the operation of law, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, implied. So this is by the operation of law. तो आपका प्रॉक्सी फॉर्म डेटेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी अगर 19-20 हुआ तो वो इम्प्लाइड रिवोकेशन हो गया. दूसरा क्या हो जाता है आपके लिए, ये हो जाता है एक्सप्रेस एक्सप्रेस रिवोकेशन. सपोज करो इस वाले में आपको बताता हूँ, यहाँ पर यश को अपॉइंट किया गया था. यश अपना आइडेंटिटी वहाँ पे प्रूव नहीं कर पाता है, तो अगेन इट इज इम्प्लाइड रिवोकेशन. एक्सप्रेस रिवोकेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इफ द प्रॉक्सी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द ओरिजिनल मीटिंग, और वो मीटिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, तो एनी प्रॉक्सी विच इज गिवन फॉर द एडजर्न मीटिंग रिवोक्स द प्रॉक्सी ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. आ रहा है आपको समझ में? यहाँ पे अगर मीटिंग एडजर्न हो गया फॉर द एडजर्न मीटिंग, तो आप यहाँ पे देखो फॉर द ओरिजिनल मीटिंग, लेट्स से ए को प्रॉक्सी बनाया था. अब जैसे ही आप एडजर्न्ड मीटिंग के लिए, ठीक है, बी को प्रॉक्सी बनाते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ ए. ए इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हियर. आप बताओ ये क्लियर हुआ गाइस? ये आपको क्लियर हुआ रिवोकेशन? दूसरा आपके लिए ये हो गया, इफ सम अदर प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड एट अ लेटर डेट. ठीक है, तो दूसरा आता है इफ another proxy is appointed at a later date. तो भी यहां पर क्या हो गया, राइट? तो भी यहां पर क्या हो गया, दैट another proxy is appointed at a later date. तो जो प्रीवियस वाला है, प्रीवियस इज रिवोक्ड. ठीक है, और तीसरा होता है जब मेंबर और प्रॉक्सी दोनों मीटिंग में वहां पे पहुंच जाते हैं, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, मेंबर जो बेसिकली जो प्रॉक्सी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा. व्हेन आफ्टर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी मेंबर अटेंड्स द मीटिंग. तो यहाँ पे
इट इज एक्सप्रेस रिवोकेशन फॉर। तो यहाँ पर अगर ऋतिक ऑटोमेटिकली मीटिंग 25 को अटेंड कर लेता है तो इन दैट केस यहाँ पे डी का अपॉइंटमेंट भी निकल गया, उसका पत्ता भी कट हो गया। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर राइट? तो यहाँ पे हमारा प्रॉक्सीज वाला पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे वोटिंग राइट्स के ऊपर यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोट रिस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट्स, ये सब हम खत्म करेंगे। अब आई थिंक हमारा जो मेजर चंक था वो सब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हालांकि अभी भी काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर जनरल मीटिंग में पढ़ना है, बट आप देख रहे हो कि जनरल मीटिंग को मैं स्पीड में लेके नहीं जा सकता, बिकॉज इसमें इतने सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। और एग्जाम परस्पेक्टिव जैसे मैंने बताया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग वेरी स्लो। 2 या 3 सेक्शंस को मैं कवर कर रहा हूँ और आराम आराम से उसको आपको मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। आई होप ये सब आप लोगों को याद रहता है एंड यू आर एबल टू रिटेन द पॉइंट्स, करेक्ट? तो अब हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं एंड लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट, डे आफ्टर टुमारो। और फिर सेक्शन 106 से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।